Hello everyone, welcome back to Ninja Prep. This is Kapil Goyal, your educator and mentor for PG Physics. स्कैटरिंग थ्योरी का आज है लेक्चर नंबर 3। इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि लेबोरेटरी फ्रेम और सेंटर ऑफ मास फ्रेम की अगर हम दोनों की डिस्कशन करें तो उनके बीच में ट्रांसफॉर्मेशन किस तरह से होता है। हालांकि ये सेम चीज़ आप मैकेनिक्स के अंदर भी पढ़ते हैं। मैकेनिक्स में जब आप कॉलिजन वाली चैप्टर पढ़ते हैं तो वहाँ पर आप ये चीज़ पढ़ते हैं कि किस तरह से लेबोरेटरी फ्रेम का ट्रांसफॉर्मेशन किया जाता है सेंटर ऑफ मास फ्रेम में। मैंने आपको ये ऑलरेडी बताया है कि कॉलिजन को ही हम स्कैटरिंग नाम देते हैं। जब हम पार्टिकल फिजिक्स के लेवल पर चले जाते हैं, मॉलिक्यूलर लेवल पर चले जाते हैं, तो वहां पर जो कॉलिजन होता है ना, तो उसको हम क्या नाम दे देते हैं? स्कैटरिंग नाम दे देते हैं। और हमने ये मैकेनिक्स में भी पढ़ा हुआ है कि जो ट्रांसफॉर्मेशन है लेबोरेटरी फ्रेम का सेंटर ऑफ मास फ्रेम में, वो हम कैसे करते हैं। साथ ही साथ इसका इंपॉर्टेंस क्या है कि कई बार क्या होता है कि जो रिजल्ट्स है या किसी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना, प्रॉब्लम को एनालाइज करना सेंटर ऑफ मास फ्रेम के अंदर ज़्यादा इजी होता है इन कंपैरिजन टू लेबोरेटरी फ्रेम। तो उस केस में हम क्या करते हैं, हमारे पास जो लेबोरेटरी फ्रेम का सीधा सा मतलब है जब ऑब्जर्वर रेस्ट में है। सेंटर ऑफ मास फ्रेम का मतलब है कि जब ऑब्जर्वर जो है उसको कहाँ पर बिठा दिया जाए, सेंटर ऑफ मास, जो जो चीज़ चल रही है उसके जाके सेंटर ऑफ मास के ऊपर बिठा दो तो वो सेंटर ऑफ मास फ्रेम हो जाता है। और लेबोरेटरी फ्रेम में मतलब जो ऑब्जर्वर है वो रेस्ट में बैठा हुआ है, दैट इज लेबोरेटरी फ्रेम। तो हम क्या करेंगे, हम इस लेक्चर के अंदर लेबोरेटरी फ्रेम का एनालिसिस करेंगे, उसको ट्रांसफॉर्म कर देंगे हम किसके अंदर, सेंटर ऑफ मास फ्रेम के अंदर। इसके लिए हमें थोड़ी बहुत चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन का हम यूज़ करते हैं। तो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में हम जो वेलोसिटी की बात करते हैं वो वेलोसिटी की यहाँ पर हमें जरूरत पड़ेगी। बहुत ही आसान सा होता है, बहुत ही सिंपल सा होता है, थोड़ा बहुत दिमाग लगाओगे समझ में आ जाएगा। एंड रिजल्ट आपको याद रखना होता है, एंड रिजल्ट कैसे बनता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये जो फ्रेम आपको दिखाया गया है लेबोरेटरी फ्रेम है। मैंने दो पार्टिकल्स ले लिए, दोनों के मास जो ले लिए मैंने, एक का मास ले लिया m1, एक का मास ले लिया m2। m1 जो है उसकी वेलोसिटी है v1 और m2 जो है वो इनिशियली रेस्ट में है। जहाँ यहाँ पर लिखा हुआ है ना v2 इक्वल्स टू 0, तो इसका मतलब ये इनिशियली रेस्ट में है। कौन? v2 रेस्ट में। अच्छा, उसके बाद जब इन्होंने कॉलिजन हुआ, इनके बीच में टक्कर हुई, तो टक्कर होने के बाद m1 और m2 इनिशियल डायरेक्शन मतलब x डायरेक्शन, उसके साथ एंगल बनाते हुए अलग अलग निकल गए। लेट सपोज कि m1 निकल गया θ1 एंगल पर और m2 निकल गया θ2 एंगल पर। ठीक है, ये किस में कहानी चल रही है? लेबोरेटरी फ्रेम में कहानी चल रही है। अच्छा, अब सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला आपको पता है। क्या पता है? कि वी नो दैट कि अगर आपको सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी निकालनी हो, VCM निकालना हो, तो उसको आप कैसे लिखते हैं? m1 v1 प्लस m2 v2 अपॉन क्या लिखते हैं? m1 प्लस m2। यही तो लिखते हो फॉर्मूला, है ना। अब यहाँ पर v2 क्या है? 0। तो सिंस v2 जो है वो कितना है? 0 है। तो सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी m1 v1 अपॉन ये क्या हो गया? m1 प्लस m2। ये वेलोसिटी हो जाएगी किसकी? सेंटर ऑफ मास की, है ना। यहाँ तक मेरे हिसाब से किसी को कोई समस्या नहीं आई होगी। अब हमें कहाँ से देखना है चीज़ों को? हमें देखना है सेंटर ऑफ मास फ्रेम में। तो हम अगर सेंटर ऑफ मास फ्रेम की बात करें, सेंटर ऑफ मास फ्रेम का थोड़ा सा मैं आपको मतलब समझाऊं कि एक कहानी तो ये है कि ये m1 है और ये m2 है, और यहाँ से ये ऑब्जर्वर चला v1, यहाँ से पार्टिकल चला या जो बॉडी है वो चली v1 वेलोसिटी से, और ये किस में? रेस्ट में है। ऑब्जर्वर यहाँ बैठ के सब चीज़ें देख रहा है। तो ये कौन सा फ्रेम है? लेबोरेटरी फ्रेम है, लैब फ्रेम है। ठीक है, तो अभी जब ये लैब फ्रेम से देख रहा है तो v2 0 है और इस v1 की वेलोसिटी जो भी है, और ये सेंटर ऑफ मास है, और इस सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी आपने निकाल ली। अब दूसरी कहानी क्या बनेगी? दूसरी कहानी ऐसी कुछ बनेगी कि ये v1 है, ठीक है, और यहाँ पर मास m1 है और ये मास m2 है। अब ये सेंटर ऑफ मास है, तो सेंटर ऑफ मास पे ये जो ऑब्जर्वर है ये अब यहाँ पर आके बैठा हुआ है। तो ये पूरा सिस्टम तो चल रहा है। अब ये पूरा सिस्टम चल रहा है तो अब इसको कुछ और ही नजर आएगा। क्या नजर आएगा? कि इसकी वेलोसिटी कुछ और होगी और इसकी वेलोसिटी कुछ और होगी। इसकी वेलोसिटी पहले से ही कुछ और है, यहाँ तो VCM है। तो अब इसको क्या दिखेगा? अब जो ऑब्जर्वर यहाँ पर आके बैठ गया तो इसको इसकी नई वेलोसिटी नजर आएगी और यहाँ पर नई वेलोसिटी नजर आएगी। तो यहाँ पर जब ये बैठा हुआ है तो यहाँ से ये वेलोसिटी देख रहा है v1 प्राइम, और यहाँ से इसकी वेलोसिटी देख रहा है ये v2 प्राइम। तो v1 प्राइम जो है वो क्या बनेगा? वो बनेगा v1 माइनस VCM। क्या बनेगा? v1
माइनस VCM, दोनों सेम डायरेक्शन में, रिलेटिव वेलोसिटी वाला कंसेप्ट यूज कर रहा हूँ। और ये गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन से भी आई है ये चीज। और इसी तरह से V2 प्राइम जो है वो किसके बराबर बनेगा, वो बनेगा V2 माइनस VCM। तो V1 प्राइम का मतलब क्या हो गया, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट 1, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट 1 इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम। और V2 प्राइम का मतलब क्या हो गया, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल या ऑब्जेक्ट 2 इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम। तो V1 प्राइम जो है उसका मतलब क्या हो गया, वेलोसिटी ऑफ 1 इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम, CM फ्रेम या C फ्रेम भी आप लिख सकते हो इसको। और V2 प्राइम का मतलब हो गया वेलोसिटी ऑफ 2 इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम। मेरे हिसाब से बहुत अच्छे से आपको मैंने समझा दिया है, मैं समझा पाया हूं कि ये मैंने कैसे लिखा है। और ये रिलेटिव वेलोसिटी का भी कंसेप्ट है और साथ ही साथ ये गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन का भी कंसेप्ट है ना। ये गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में भी आपको मिलेगा, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में भी। और अगर आप गैलीलियन का ट्रांसफॉर्मेशन आप नाम वगैरह भूल जाते हो एग्जाम में, तो ये रिलेटिव वेलोसिटी का भी सेम कंसेप्ट है। तो मैं यहाँ से क्या निकाल लूंगा, मैं यहाँ से V1 प्राइम निकाल लूंगा और V2 प्राइम निकाल लूंगा। तो V1 प्राइम की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, यहाँ पर V1 माइनस VCM। तो V1 VCM की वैल्यू कितनी है, वो है M1 V1 अपॉन कितना है M1 प्लस M2। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये बन जाएगा M1 V1 प्लस ये हो जाएगा M2 V1 और माइनस M1 V1 अपॉन ये कितना हो जाएगा M1 प्लस M2। कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा M1 प्लस M2। ठीक, रुको एक मिनट, हैंग हो गया, बड़ा हैंग हो जाता है, भर गया है ये, एक दिन इसमें खाली करना पड़ेगा। M1 प्लस M2, लेक्चर्स बहुत ज्यादा इकट्ठे हुए हैं इसमें, चल जाए भाई। हाँ जी, M1 प्लस M2। तो यहां से M1 V1 और M1 V1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या आप लोगों के पास, यहां मैंने लिख दिया M2, तो यहां कैंसिल आउट हो गया M1 V1 से M1 V1, तो यहां बच गया M2 V1 अपॉन ये हो गया M1 प्लस M2। इसी तरह से V2 प्राइम, तो V2 प्राइम को आप लिखोगे V2 माइनस ये क्या लिखा जाएगा VCM, ये VCM की वैल्यू है ना, ये क्या है VCM है। तो M1 V1 अपॉन M1 प्लस M2। तो V2 की वैल्यू कितनी है 0, तो 0 माइनस M1 V1 अपॉन ये कितना हो गया M1 प्लस M2। तो यहां से ये बनेगा M1 V1 अपॉन M1 प्लस M2 और हम इसका मॉड लेंगे, है ना, इसका मॉड हम यूज करेंगे। तो ये हमारे पास V1 प्राइम की वैल्यू आ गई और किसकी वैल्यू आ गई, V2 प्राइम की वैल्यू आ गई। ठीक है, ये दो वैल्यू हमारे पास आ गई, मैं इनको अलग से भी लिख लेता हूँ। तो हमारे पास दो वैल्यू आ गई, एक आ गया V1 प्राइम, तो V1 प्राइम हमारे पास कितना आ गया, वो आ गया M2 V1 अपॉन M1 प्लस M2। और V2 प्राइम की जो वैल्यू आई मैं माइनस पे लिख देता हूँ, हालांकि हमें मॉड लेना है उसका। तो ये आ गया M1 V1 अपॉन कितना आ गया M1 प्लस M2। इन जनरल अगर आपको सेंटर ऑफ मास फ्रेम की वेलोसिटी और लेबोरेटरी फ्रेम की वेलोसिटी में रिलेशन एस्टेब्लिश करना है, तो V क्या लिखा मैंने, V सेंटर ऑफ मास फ्रेम यानी कि V प्राइम। तो मैंने लिखा V प्राइम इक्वल्स टू VL माइनस VCM, जहां V प्राइम क्या है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम, और VL का मतलब है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इन लेबोरेटरी फ्रेम, और VCM का मतलब है सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी आपने निकाली है वो यहाँ पर हुई जाएगी। ठीक, अब हमें क्या करना है, अब हम सेंटर ऑफ मास फ्रेम में और इसमें रिलेशन एस्टेब्लिश करना है। तो सेंटर ऑफ मास में और इसमें रिलेशन एस्टेब्लिश करेंगे, तो हमारे पास ये मैंने एक सेंटर ऑफ मास फ्रेम बना लिया। तो सेंटर ऑफ मास फ्रेम में हमें यहाँ से जब ये वेलोसिटी आई है दो, एक आई है V1 प्राइम और एक आया है V2 प्राइम, तो यहाँ से अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूँ, यानी कि इसका मैं मोमेंटम निकालता हूँ, तो मोमेंटम डैम श्योर कितना आएगा, 0 आएगा। भाई मोमेंटम आप कैसे निकालोगे, मोमेंटम निकालोगे आप M1 V1 प्राइम प्लस M2 V2 प्राइम, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो सेंटर ऑफ मास में बैठ के कभी भी आप मोमेंटम निकालोगे तो उसकी नेट वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। इसकी नेट वैल्यू 0 आने का मतलब है कि दोनों जो ऑब्जेक्ट्स हैं, दोनों जो पार्टिकल हैं, एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, इधर आ रहे हैं, दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, इसलिए जो मोमेंटम है हमेशा क्या रहेगा, 0 रहेगा। अगर आप यहाँ पर ये दोनों वैल्यू भी डालते हैं तो आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। आप देख भी रहे हैं क्या मिल जाएगी वैल्यू, 0 मिल जाएगी। दैट मीन्स कि दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। तो मैंने एक डायग्राम बनाया जिसमें कि दोनों पार्टिकल्स एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, दोनों के लिए जो एक एंगल बन रहा है वो बन रहा है थीटा सी। तो हम क्या करेंगे, जो वेलोसिटीज है उनके कंपोनेंट करेंगे एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में।
किस किस में, एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में, और इसको हम लेबोरेटरी फ्रेम से भी कंपेयर करेंगे। तो फॉर एक्स डायरेक्शन लिखा मैंने, फॉर एक्स डायरेक्शन। तो एक्स डायरेक्शन में जो सेंटर ऑफ मास फ्रेम से वेलोसिटी का कंपोनेंट आएगा वो ऐसा आएगा, कितना आएगा, v1 प्राइम, और ये बनेगा cos थीटा c। c स्टैंड्स फॉर सेंटर ऑफ मास फ्रेम, c स्टैंड्स फॉर सेंटर ऑफ मास फ्रेम। और वर्टिकल डायरेक्शन में क्या आएगा, वर्टिकल डायरेक्शन में आएगा v1 प्राइम, और ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा साइन थीटा c, यानी कि थीटा c का मतलब है सेंटर ऑफ मास। v2 मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि v2 जो है वो v2 प्राइम मैंने नहीं लिखा है यहाँ पर, मैंने क्या ले लिया, v1 प्राइम, क्योंकि दोनों जो है वो किस में आ रहे हैं, मैग्नीट्यूड में सेम आ रहे हैं। इसी तरह से अगर मैं लेबोरेटरी फ्रेम की बात करूं तो लेबोरेटरी फ्रेम में हमारे पास जो कंपोनेंट आ रहे हैं, v1 के लिए मैं बात कर रहा हूं, चाहूं तो मैं v2 के लिए भी लिख सकता हूं, मैं सिर्फ v1 का ले रहा हूं, एक पार्टिकल का। तो v1 क्या लिखा जाएगा, v1 cos थीटा l, या cos थीटा l लिख देता हूं, चलो cos थीटा l। और लेबोरेटरी फ्रेम में एक और वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में, वो कौन सी है, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी। कौन सी वेलोसिटी है, सेंटर ऑफ मास की। तो उसको हम ऑलरेडी लिख ही रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, VCM लिख रहे हैं, ठीक है, क्या लिख रहे हैं, VCM लिख रहे हैं, ये लिख रहे हैं ना VCM, ये हम ऑलरेडी लिख रहे हैं VCM। और वर्टिकल डायरेक्शन में यहाँ पर एक वेलोसिटी है, वर्टिकल डायरेक्शन में जब लिखोगे ये किस में हो गई, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। और वर्टिकल डायरेक्शन में यहाँ पर जो वेलोसिटी बन रही है वो बन रही है v1, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन थीटा l। यहाँ पर मैंने VCM क्यों नहीं लिखा, क्योंकि जो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी होगी वो किस में होगी, एक्स डायरेक्शन में होगी। तो ये एक्स और वाई किस में हो गया, ये लेबोरेटरी फ्रेम हो गया, लैब हो गया, और ये हो गया सेंटर ऑफ मास। अब क्या कर देंगे, इन दोनों को हम कंपेयर कर लेंगे, यानी कि एक्स डायरेक्शन में अगर मैं लिखूंगा तो एक्स डायरेक्शन में लिखा जाएगा v1 प्राइम, ये लिखा जाएगा cos थीटा c इक्वल्स टू, ये बन जाएगा v1 cos थीटा l माइनस VCM, ठीक है। इसको आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, v1 cos थीटा l इक्वल्स टू, ये लिखा जा सकता है v1 प्राइम cos थीटा c प्लस VCM, ऐसे लिखा जा सकता है। इस इक्वेशन को इस तरह से लिखा जा सकता है। और इसी तरह से अगर y डायरेक्शन में लिखें तो फॉर y डायरेक्शन में अगर हम लिखते हैं तो y डायरेक्शन में क्या लिखा जाएगा, y डायरेक्शन में लिखा जाएगा v1 साइन थीटा l इक्वल्स टू, ये लिखा जाएगा v1 प्राइम साइन थीटा c। तो मैं क्या करूंगा, साइन थीटा वाले को डिवाइड कर दूंगा cos थीटा वाले से। तो यहां क्या बनेगा, ये बनेगा v1 साइन थीटा l अपॉन, ये हो जाएगा v1 cos थीटा l, और ये हो जाएगा v1 प्राइम, ये हो गया साइन थीटा c अपॉन, ये क्या हो गया, v1 प्राइम cos थीटा c और प्लस VCM, ये बना यहाँ से। तो यहाँ से ये v1 प्राइम, ये v1 से v1 कैंसिल हो गया, ये बन जाएगा tan थीटा l, ये क्या बन गया, tan थीटा l। डिवाइड कर दो और इसको न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को v1 प्राइम से, तो ये बन जाएगा साइन थीटा c अपॉन cos थीटा c प्लस, ये हो गया VCM अपॉन v1 प्राइम, ठीक है। तो ये लेबोरेटरी फ्रेम और सेंटर ऑफ मास फ्रेम के बीच में रिलेशन आ गया, लेबोरेटरी फ्रेम और सेंटर ऑफ मास फ्रेम के बीच में। अब ये VCM और v1 प्राइम की वैल्यू मेरे को सॉल्व करनी है, तो इसकी वैल्यू के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं VCM की वैल्यू को एज इट इज लिख रहा हूँ, जो मेरे पास है, क्या है, m1 v1 अपॉन m1 प्लस m2। और हमने वैल्यू निकाली है किसकी, v1 प्राइम की। तो v1 प्राइम की जो हमने वैल्यू निकाली है वो कितनी बनी है, वो माइनस v1 प्राइम की जो वैल्यू हमारे पास बनी है वो बनी है m2, वो बनी है m2 v1 अपॉन कितना, m1 प्लस m2। तो अगर मैं डिवाइड करके लिखता हूँ VCM अपॉन v1 प्राइम, VCM अपॉन v1 प्राइम, तो ये वैल्यू कितनी बन जाएगी, ये बन जाएगी m1 अपॉन m2। क्या वैल्यू बन जाएगी, m1 अपॉन m2, और इसको मैंने लिख दिया कितना, गामा। गामा कोई भी कांस्टेंट है, ये क्या है, कोई कांस्टेंट है। तो यहां से हमारे पास ये जो फॉर्मूला है ये इस तरह से भी लिखा जा सकता है, tan थीटा l इक्वल्स टू साइन थीटा c अपॉन cos थीटा c प्लस, और क्या लिखा जा सकता है, गामा लिखा जा सकता है। क्या लिखा जा सकता है, गामा लिखा जा सकता है, ठीक है। तो इस फॉर्मूला को क्या लिखा जा सकता है, इस तरह से भी लिखा जा सकता है। अब यहां पर अगर मैं स्पेशल कंडीशन लगाता हूं, क्या लगाता हूं, स्पेशल कंडीशन, स्पेशल कंडीशन। तो स्पेशल कंडीशन का अगर हम यूज करें, स्पेशल कंडीशन क्या, कि इफ दोनों जो मास है वो इक्वल हो जाए, m1 इक्वल्स टू m2, तो गामा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी।
तो गामा की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो यहाँ से टेन थीटा एल, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा साइन थीटा सी अपॉन ये क्या हो जाएगा कॉस थीटा सी प्लस 1। अच्छा, टेन थीटा एल साइन थीटा सी जो लिखा हुआ है उस साइन थीटा सी में आप साइन टू थीटा वाला फॉर्मूला लगा दो। तो साइन टू थीटा वाला फॉर्मूला लगा दोगे तो क्या बनेगा, टू साइन थीटा सी अपॉन टू, और ये क्या बनेगा कॉस थीटा सी अपॉन टू। कॉस टू थीटा का फॉर्मूला होता है टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो कॉस थीटा सी को लिख सकते हैं हम टू कॉस स्क्वायर थीटा सी बाई टू माइनस 1। तो ये बनेगा टू कॉस स्क्वायर थीटा सी बाई टू, टू कॉस स्क्वायर थीटा सी बाई टू माइनस 1, और ये प्लस 1 रहेगा तो यहाँ कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपके पास रिलेशन बनेगा टेन थीटा एल इक्वल्स टू ये टू साइन थीटा सी बाई टू, और ये कॉस थीटा सी बाई टू अबव अपॉन सॉरी, तो ये क्या हो गया टू कॉस स्क्वायर थीटा सी बाई टू, तो टू से टू कैंसिल हो गया, कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, तो टेन थीटा एल की जो वैल्यू बन गई वो कितनी बन गई, वो बन गई टेन थीटा सी बाई टू, और सिंप्लीफाई हमने किया तो थीटा एल इक्वल्स टू कितना हो गया थीटा सी बाई टू। तो ये हमारे पास रिलेशन आ गया, ठीक है। तो ये स्पेशल केस है, अदरवाइज आपको निकालना हो कि लेबोरेटरी फ्रेम को कन्वर्ट करना है थीटा सी में तो आप इस तरह से कर सकते हैं। तो ये आपको याद रखने होते हैं, सीधे सीधे कई बार क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं, ऐसा कुछ इसमें बहुत टिपिकल मामला है नहीं जो आपको समझ में ना आए। उसके बाद एक रिलेशन बनाया जाता है किसके बीच में, इनके जो मोमेंटम के बीच में ना, मोमेंटम के बीच में रिलेशन बनाया जाता है, और फिर थीटा वन थीटा टू जो हमने शुरुआत में लिखे थे एंगल, उनके बीच में एक रिलेशन एस्टेब्लिश किया जाता है। उसके लिए क्या किया जाता है, वापस से वही डायग्राम बना लो। तो इनिशियल मोमेंटम जो पार्टिकल 1 है या ऑब्जेक्ट 1 है उसका मोमेंटम हो गया m1 v1, पार्टिकल 2 रेस्ट में है तो ऑब्वियस सी बात है v2 बराबर 0 हो गया, तो उसका मोमेंटम कितना हो गया 0 हो गया। अब मान लेते हैं कि जो कॉलिजन या स्कैटरिंग के बाद जो पार्टिकल 1 है वो थीटा 1 एंगल पर चला गया। थीटा 1 एंगल जो है वो इनिशियल डायरेक्शन है ये वाली, इस डायरेक्शन के साथ थीटा 1 एंगल बना रहा है पार्टिकल 1, और पार्टिकल 2 इसी डायरेक्शन के साथ थीटा 2 एंगल बना रहा है। तो मान लिया कि v1 प्राइम वेलोसिटी हो गई पार्टिकल 1 की और v2 प्राइम वेलोसिटी हो गई पार्टिकल 2 की, आफ्टर कॉलिजन की कंडीशन है। तो हमें कंपोनेंट करना है, तो मोमेंटम के कंपोनेंट क्या हो जाएंगे, p1 प्राइम कॉस थीटा 1 ये आएगा पार्टिकल 1 का, और पार्टिकल 2 का जो कंपोनेंट आएगा वो आएगा p2 प्राइम कॉस थीटा 2, दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे तो दोनों को ऐड कर दिया। सिमिलरली वर्टिकल डायरेक्शन में एक जाएगा पॉजिटिव वाई में और एक जाएगा नेगेटिव वाई में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम करेंगे एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन में कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इन एक्स एंड वाई डायरेक्शन, इन एक्स एंड वाई डायरेक्शन। तो एक्स डायरेक्शन में कंजर्वेशन लगाओगे तो क्या लिखा जाएगा, m1 v1 इक्वल्स टू m1 v1 इक्वल्स टू ये लिखा जाएगा m1 v1 प्राइम कॉस थीटा 1 प्लस m2 v2 प्राइम और कॉस थीटा 2, ये लिखा जाएगा भाई, और ये हो गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। वाई डायरेक्शन में लगाओगे तो वाई डायरेक्शन में यहाँ तो जीरो है, यहाँ क्या लिखा जाएगा m1 v1 प्राइम, ये बनेगा साइन थीटा 1 और माइनस ये हो जाएगा m2 v2 प्राइम, और ये हो जाएगा कितना साइन थीटा 2, ये हो गई इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, ये क्या बन जाएगी इक्वेशन नंबर सेकंड। ये m1 v1 प्राइम को हम लिख सकते हैं p1 और m2 v2 प्राइम को हम क्या लिख सकते हैं p2 भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर भाई एक स्पेशल कंडीशन यूज कर लेंगे कि m1 इक्वल्स टू क्या है m2 है, लेट m1 इक्वल्स टू m2, तो हमारे पास क्या बन जाएगा m1 m2 कैंसिल आउट हो जाएंगे हर जगह से, तो ये बन जाएगा v1 इक्वल्स टू ये हो जाएगा v1 प्राइम कॉस थीटा 1 प्लस ये हो जाएगा v2 प्राइम कॉस थीटा 2, इसको मैंने बोला इक्वेशन नंबर 3, और यहाँ पर ये जीरो है ही, ये हो जाएगा v1 प्राइम ये साइन थीटा 1 और माइनस ये कितना हो जाएगा v2 प्राइम साइन थीटा 2, ये हो गया इक्वेशन नंबर हमारे पास 4। अब हमें क्या लगाना है, कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी जब लगाएंगे तो कितना लगाएंगे, हाफ m1 v1 स्क्वायर, ये तो जीरो ही हो गया, और ये कितना होगा हाफ m1 ये हो जाएगा v1 प्राइम स्क्वायर और प्लस हाफ m2 ये कितना हो जाएगा v2 प्राइम स्क्वायर।
तो यहाँ पर भी स्पेशल कंडीशन यानी कि m1 इक्वल्स टू m2 अगर हम यूज़ कर देते हैं तो ये बन जाएगा v1 स्क्वायर इक्वल्स टू ये v1 प्राइम स्क्वायर और ये v2 प्राइम स्क्वायर। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर हो गई 5, इक्वेशन 5। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इक्वेशन नंबर 3 और 4 का स्क्वायर करके ऐड कर दूंगा। तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर करके हमने ऐड किया तो हमारे पास यहाँ पर क्या बन गया, ये बन गया v1 स्क्वायर इक्वल्स टू ये बन जाएगा v1 प्राइम स्क्वायर, v1 प्राइम स्क्वायर, v1 प्राइम स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस v2 प्राइम स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा 2 प्लस ये बनेगा 2v1 प्राइम v2 प्राइम कॉस थीटा 1 कॉस थीटा 2। इसमें ऐड करना है दूसरे वाले को, तो वो क्या बन रहा है, वो बन रहा है v1 प्राइम स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस v2 प्राइम स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 2 और एक बनेगा 2v1 प्राइम v2 प्राइम और साइन थीटा 1 और साइन थीटा 2, ये बन रहा है। अब v1 प्राइम स्क्वायर वाला और ये v1 साइन स्क्वायर थीटा, इन दोनों में से v1 प्राइम स्क्वायर कॉमन निकालोगे तो ये बनेगा कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1, तो ये बनेगा 1। कुल मिलाकर यहाँ से कुछ सॉल्यूशन इस तरह से निकल रहा होगा, v1 स्क्वायर इक्वल्स टू ये हो रहा होगा v1 प्राइम स्क्वायर प्लस v2 प्राइम स्क्वायर, ये v2 प्राइम स्क्वायर हो रहा होगा और यहाँ से 2v1 प्राइम v2 प्राइम को कॉमन निकाल लिया हमने, तो यहाँ से हमने कॉमन निकाल लिया 2v1 प्राइम और v2 प्राइम को कॉमन निकाला तो हमारे पास बचा कितना, कॉस थीटा 1 कॉस थीटा 2 माइनस ये बच गया साइन थीटा 1 और साइन थीटा 2, ये बच गया। हमने एनर्जी वाले रिलेशन से बनाया था, क्या बनाया था एनर्जी वाले रिलेशन से हमने v1 प्राइम स्क्वायर प्लस v2 प्राइम स्क्वायर इक्वल्स टू v1 स्क्वायर। तो यहाँ हम क्या सब्स्टिट्यूट कर देंगे, v1 स्क्वायर, तो v1 स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 2v1 प्राइम v2 प्राइम, ये हो जाएगा कॉस थीटा 1 और ये हो जाएगा कॉस थीटा 2 माइनस साइन थीटा 1 और ये हो जाएगा साइन थीटा 2। अगर थोड़ा बहुत ट्रिग्नोमेट्री ध्यान है तो ये कॉस a प्लस बी का फॉर्मूला बन गया और ये हो गया 0, तो ये हो गया 0 और ये बन गया 2v1 प्राइम और v2 प्राइम और ये बन गया कॉस a प्लस बी का फॉर्मूला यानी कि थीटा 1 प्लस थीटा 2 का फॉर्मूला। तो हमारे पास यहाँ से कुल मिलाकर वैल्यू बन गई कॉस थीटा 1 प्लस थीटा 2 को हमने किसके इक्वेट कर दिया, 0 के। v1 प्राइम v2 प्राइम या तो ये 0 करो या फिर cos थीटा 1 प्लस थीटा 2 को 0 करो, तो यहाँ से इक्वेशन क्या बनी, थीटा 1 प्लस थीटा 2 इक्वल्स टू कितना हो गया, π/2 हो गया। तो ये हमारे पास एक और रिजल्ट आ गया। ये रिजल्ट्स आपको याद रखना है, ठीक है। इस तरह से आप इनका ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। फिर इसमें एक और चीज़ आती है कि इससे स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन एरिया भी निकाला जाता है। जब हम लैब एक्सपेरिमेंट में और सेंटर ऑफ मास फ्रेम में जब ये स्कैटरिंग करते हैं तो स्कैटरिंग का क्रॉस सेक्शन एरिया कितना आता है, जैसे हमने पहले निकाला। तो ये स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन एरिया आपको याद रखने होते हैं। कुल मिलाकर सीधी सी बात इतनी है। इसके बाद बहुत सारे अलग अलग केस बनते हैं, जैसे स्क्वायर वेल पोटेंशियल का एक बनता है, फर्स्ट बॉर्न अप्रोक्सीमेशन भी इसी का एक केस है, फिर हार्ड स्पेयर का एक केस बनता है ना। तो वो एंड रिजल्ट आपको याद रखने होता है अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो। खैर इस लेक्चर में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।